बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सिद्दीकी। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल। शहर इक़्तिदार में शाहराए दस्तूर खबरों की जीनत बना हुआ है। जस्टिस इजाज़ुल हसन का इस्तीफ़ा गैर मुतवक्का ही नहीं, गैर मामूली भी है। पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 40 घंटे के अंदर अंदर 2 जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के इस्तीफ़ा दे दें। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के इस्तीफ़े की लोगों को समझ आती है, वजह भी ऑब्वियस है, लेकिन जस्टिस इजाज़ुल हसन का इस्तीफ़ा बहुत ही गैर मामूली है, क्योंकि उसकी अगर कोई वजह अभी तक अपेरेंटली सामने नहीं है। लेकिन जब लोग डिस्कस करते हैं, और आज का मौज़ूए बहस भी जस्टिस इजाज़ुल हसन का इस्तीफ़ा भी है, तो ये लोग सोचने पे मजबूर हो रहे हैं, क्या ये सिर्फ इस्तीफ़ा है या फिर कोई एहतजाज भी है, ये सिर्फ इस्तीफ़ा है या फिर किसी का प्रेशर टैक्टिक्स भी है। अब जस्टिस इजाज़ुल हसन, जिन्होंने गुज़श्ता दिनों एक ख़त लिखा था जुडिशल कौंसिल, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को, जिसमें उन्होंने मज़ाहिर नकवी के साथ जो कार्रवाई की जा रही है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल, उस पर एतराज़ात उठाए थे, और उन्होंने कहा था कि जिस अंदाज से ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है, कार्रवाई की जा रही है, मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ। उसके अगले दिन मज़ाहिर नकवी का इस्तीफ़ा आ गया, और अब जस्टिस इजाज़ुल हसन का इस्तीफ़ा आ गया। अब बातें बहुत सारी हो रही हैं, मुमकिन वजूहात बहुत सारी हैं, लेकिन जब हम मुमकिन वजूहात पर बहस करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, तो फिर ये वजूहात पिंडी से होते हुए तख्ते लाहौर तक पहुंचती हैं। अभी रऊफ़ हसन, जो कि पीटीआई के स्पोक्स पर्सन भी हैं, उन्होंने आदिल अब्बासी के प्रोग्राम में बैठकर कहा है कि उन्हें क्रेडिबल सोर्स से इंफॉर्मेशन है कि इजाज़ुल हसन ने इस्तीफ़ा इसलिए दिया कि उनका कहना था कि अब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ काम करना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत वॉलेट कर रहे हैं। अब अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाएं, फ़ाइज़ ईसा और इजाज़ुल हसन के रिलेशनशिप में भी जाएं, तो वो कभी भी अच्छे नहीं थे। आपने देखा होगा कि इजाज़ुल हसन ने एक ख़त लिखा था चीफ जस्टिस को, जिसके जवाब में चीफ जस्टिस ने बहुत लंबा चौड़ा जवाब दिया और कहा कि जी आप मुझे फ़ोन कॉल भी कर सकते थे, आप छुट्टियों पे चले गए, तनख्वाह पूरी लेते हैं, इस तरह का उन्होंने इजाज़ुल हसन को जवाब दिया। जबकि इजाज़ुल हसन ने उस ख़त का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अंदर के ज़रा ये बताते हैं कि उनका कहना ये था कि इस तरह के जवाब देकर जो ऑप्टिक्स होता है, लोगों को जो दिखाई दिया जाता है, वो सामने नज़र आने लगता है कि किस तरह अदालत में एक स्प्लिट है, एक डिवीज़न है। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ। अच्छा, आपको याद होगा कि ये इजाज़ुल हसन साहब हैं जो हेड कर रहे थे उस बेंच को, जिसने सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में जो ट्रायल होता है उसके अगेंस्ट भी फैसला दिया था, लेकिन उसके बाद जो है ये एक बड़ा बेंच, लार्जर बेंच बन गया, और उन्होंने उनके फैसले को कलअदम करार दे दिया गया। तो इस पर भी इजाज़ुल हसन को नाखुश थे, उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई थी, और वो कह रहे थे कि इतना इम्पोर्टेंट डिसीजन जो है वो 10 मिनट में आप कैसे उड़ा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा उनकी और भी आपने देखा होगा कि जो बेंचेस बन रहे हैं आजकल, उनमें कहीं पे भी इजाज़ुल हसन साहब, आयशा मलिक, इस तरह के आपको जस्टिस नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि कहने को तो जी आफ्टर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल ये सारी जो है मिलकर कंसल्टेशन से बेंच बनने चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस में बेंच बन रहे हैं वो एक सेम माइंडेड लोगों के बेंच बने, जिसमें सरदार तारिक मसूद का होना लाजमी हो जाता है, मंदोखेल साहब होते हैं, फिर फ़ाइज़ साहब खुद बैठ जाते हैं, और फिर जिस तरह से प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो उसकी वजह से भी लोग नाखुश हैं। तो अब जो ये इस्तीफ़ा आया है, अब ये प्रेशर में इस्तीफ़ा दिया, किसी की धमकी दी गई है, प्रेशर की वजह से उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा है, या फिर उन्होंने इन सारी वजूहात जो अभी मैंने आपको बयान किया उसकी वजह से इस्तीफ़ा दिया है। अच्छा, अब आपको अगर मैं थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में बात करते हैं कि हम हमेशा से 1.5 साल 2 साल से ये सुनते हुए आ रहे हैं कि हमारी जो अदालतें हैं वो स्प्लिट का, डिवीज़न का शिकार हैं, उनमें ग्रुप बंदियाँ हुई हैं, और जो इजाज़ुल हसन साहब की अगर हम बात करें तो इजाज़ुल हसन साहब को अता बंदियाल ग्रुप का पार्ट समझा जाता था, और ये इससे पहले साकिब निसार का भी पार्ट थे, उसी ग्रुप के पार्ट थे। अब अगर मैंने आपसे कहा था कि जब हम इजाज़ुल हसन की मुमकिन वजूहात को डिस्कस करेंगे तो फिर हमें पिंडी से भी गुज़रना पड़ेगा, लाहौर भी पहुंचना पड़ेगा, तो अगर हम पहले लाहौर पहुंचते हैं तो लाहौर में जो तख्ते लाहौर के बादशाह समझे जाते हैं, आपको पता हो, सभी ये बात जानते हैं कि वो दिल में कीना ज़रूर रखते हैं और माफ़ नहीं करते हैं।
एजाजुल हसन साहब उस बेंच को भी मॉनिटर करते थे पनामा केस में जो थे, वो इसमें भी एजाजुल हसन साहब शामिल थे, मॉनिटरिंग जज थे उसमें पनामा केस में एजाजुल हसन साहब। और इसके अलावा सिविलियन मिलिट्री कोर्ट का भी उन्होंने ही, मैंने जैसे बता चुका है, बेंच का फैसला ख़िलाफ़ दिया था। तो जिस तरह से मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ PMLN ने एक बाकायदा कंपेन चलाई और जिस तरह साकिब निसार के ख़िलाफ़ बाकायदा कंपेन चलाई, तो ये भी उसी ग्रुप का हिस्सा रहे हैं एजाजुल हसन साहब। और उनसे भी ज़ाहिर सी बात है पनामा में उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया गया था, तो किस तरह नून वालों को ये एक्सेप्टेबल होते। तो इसलिए इनको भी हटाना ज़रूरी था, क्योंकि देखें वो जिसको लाया गया है रेड कारपेट देकर, जिसकी तमाम विश लिस्ट पूरी की गई है और आप देख रहे हैं कि एक एक करके उसकी तमाम विश लिस्ट पूरी हो रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि जहां मज़ाहिर नकवी चले गए वहां एजाजुल हसन का जाना बनता ही बनता था। तो हो सकता है कि प्रेशर दिलवा कर उनको किसी तरीके से उनसे इस्तीफ़ा लिया गया हो, तो इस्तीफ़ा दिलवाया गया हो। अच्छा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि शाहराए दस्तूर ख़बरों की जीनत बनी हुई है, तो जब इस तरह की अनसर्टेन सिचुएशन होती है तो फिर अफवाहें भी घूम फिर रही होती हैं, बहुत सारी बातें, बहुत सारी खबरें निकल रही होती हैं। तो एक खबर ये भी निकल कर आई कि फ़ाइज़ ईसा साहब को डर ये था कि कहीं जो ये सारे जस्टिस मिलकर जो अभी जो थोड़ी बहुत जैसे इनका ग्रुप है वो मिलकर कोई अदम इत्मीनान ना लिया है फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़। तो फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि भाई ये ग्रुप को तो ख़त्म करो, इसको पूरी तरीके से लिक्विडेट कर दो, ये ग्रुप ख़त्म हो जाएगा ताकि हमें कोई भी डर, कोई भी ख़तरा मौजूद ना हो। लेकिन एजाजुल हसन के जाने से जो कहते हैं ना, एक हर चीज़ में एक बैलेंस ऑफ पावर होती है, मोनोपली नहीं होती। जब मोनोपली होती है तो फिर एक्सप्लॉइटेशन होना शुरू हो जाती है। तो अब जब से एजाजुल हसन जाते हैं तो ये जो बैलेंस ऑफ पावर है आपकी, जो सुप्रीम कोर्ट में आप देखते हैं कि ना इख्तलाफ राय का होना ज़रूरी होता है। तो जब सारे वो ग्रुप जो कि आपसे इख्तलाफ रखता हो, आपने उसको ख़त्म कर दिया, अब आपकी सिर्फ मोनोपली है, तो आपकी एक्सप्लॉइटेशन लेवल भी ज़्यादा होगा। अब ये बात एजाजुल हसन के साहब के जाने से एक और भी जो नुकसान है वो ये हुआ है कि बड़ा क्लियर हो जाएगा कि अब ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये एक पपेट कोर्ट है, ये इसकी अपनी कोई भी फैसला, इसका अपना फैसला नहीं होगा। मतलब ये एक कंट्रोल्ड कोर्ट के हिसाब से काम करेगी। जिस तरह पहले ही फ़ाइज़ ईसा साहब का इम्प्रेशन है कि लोगों को किस तरह फ़ाइज़ ईसा साहब को देख रहे हैं, ये आप पूरी सोशल मीडिया उठाकर देख लें कि लोग क्या समझ रहे हैं फ़ाइज़ ईसा साहब के बारे में। तो एजाजुल हसन के जाने से वो बैलेंस ऑफ पावर ख़त्म हो जाएगा, सारी लिक्विडेट कर जाएगी बैलेंस ऑफ पावर। और क्या होगा कि आपकी कोर्ट जो है अब वो एक पपेट और एक कंट्रोल्ड कोर्ट रह गई है, जो कि विश लिस्ट पर ही चलेगी, उसी के हिसाब से फ़ैसले दिए जाएंगे। और अब आपको अगर मैं आगे लेकर बढ़ूँ एजाजुल हसन के टॉपिक से, तो दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद जो पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले के लिए फ़ैसला दिया था, तो आज इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया था कि वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने अपील डाल दी है और वो समाअत के लिए मुकर्रर भी हो गई है। लेकिन अभी तक पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला ही फ़ैसला माना जाएगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फ़ैसला नहीं आता। लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन ने जो इंतखाबी निशानात अलॉट किए हैं, लिस्ट, वो जो एक पेपर जारी करते हैं जिसमें तमाम इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाते हैं, तो उसमें बल्ले का निशान नहीं है, यानी कि तौहीन अदालत है, उन्होंने हुक्म नहीं माना है। अब कल समाअत के लिए है, अब देखते हैं कि शाहराए दस्तूर में कल क्या नया होता है, नई चीज़ हमारे सामने आती है। क्योंकि अभी पूरा पाकिस्तान एक शख्स की विश लिस्ट के मुताबिक चल रहा है और अब इस पाकिस्तान में, जिसे कहते हैं ना, अब हमारा दिल ही दुख सकता है जो हालात हम देख रहे हैं। तो उसमें जिस तरह पाकिस्तान का इमेज डिटोरिएट हो रहा है, जिस तरह खुलकर हर चीज़ सामने आ रही है ना, कि किस तरह हर जगह आप लोग पाकिस्तान की जमहूरी जो मॉरल जमहूरी वैल्यूज़ होती हैं उनको आप ख़त्म कर रहे हो, तो बड़ा अफसोसनाक है सारा जो कुछ भी पाकिस्तान में अब हो रहा है। और हर चीज़ पहले बुरी चीज़ होती थी, मैं ये नहीं कह रही कि आज पहली दफ़ा हो रहा है, लेकिन एक पर्दा रहता था, अब वो तमाम चीज़ों का पर्दा हट चुका है। डिसअपॉइंटमेंट है। आज जस्टिस एजाजुल हसन का इस्तीफ़ा पाकिस्तान की जमहूरियत पर, पाकिस्तान की आइन पर,
आप समझ लें कि एक काला धब्बा है, क्योंकि ये बात साबित हो गई है कि वो जजेस जो कि काम कर रहे हैं आपके लिए, आपके आइन के लिए काम कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ प्रोपोगेंडा करते हो और उनको आउट करते हो पूरे निज़ाम के साथ। अब मैंने यहाँ प्रोपोगेंडा का इस्तेमाल क्यों किया है कि अगर आप जियो न्यूज़ सुने, जिसे कि प्रोपोगेंडा मशीन कहना चाहिए, कि वो एक नया प्रोपोगेंडा लेकर आई है कि जी इजाज़ुल हसन के खिलाफ रेफरेंस आना था उनके लिए भी, इस वजह से उन्होंने उससे पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया। तो मैं आपको बताती चलूँ कि इजाज़ुल हसन साहब को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और काजी साहब ऑलरेडी क्लियर कर चुके थे, वो बड़े ईमानदार शख्स थे। तो इस तरह का प्रोपोगेंडा करके अब मेरे नहीं ख्याल कि आप जो है कुछ निकाल सकोगे, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है और जो ख़बर आप देते हो उसका बैकग्राउंड पहले ही सर्च कर लिया जाता है। तो इन प्रोपोगेंडा से कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन नुकसान मुल्क का है, नुकसान कौम का है, नुकसान जमहूरियत का है, नुकसान आइन का है, नुकसान कानून का है। इस मुल्क में कानून की बालादस्ती ख़त्म होती जा रही है, कमज़ोर तर होता जा रहा है, और जो ताकतवर है वो ताकतवर तरीन होता जा रहा है। और जब ये बैलेंस आउट हो जाता है ना पावर का, तो फिर जुल्म बढ़ता रहता है, फिर ना इंसाफ़ी बढ़ती रहती है, फिर एक्सप्लॉयटेशन बढ़ती रहती है। हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हदायत दे लोगों को और हमारे मुल्क को सही राह पे गामज़न कर दे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।